नमस्कार, आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां कांग्रेस ने उत्तराखंड में भी वोट चोरी का आरोप लगाया है। कांग्रेस भवन में एआईसीसी सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि कांग्रेस ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के तहत 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दी है। रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में बीजेपी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वोट चोरी कर रही है। उत्तराखंड में जिन लोगों के वोट कट गए हैं, उनके जरिए कांग्रेस ने 4000 आरटीआई दाखिल कर वोट काटे जाने की जानकारी मांगी है। सप्पल का कहना है कि किसी भी आरटीआई का सीधा जवाब नहीं दिया गया और सारे जवाब टालने वाले दिए जा रहे हैं। अब वे इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस का कहना कि किन लोगों की अर्जी पर ये वोट काटे गए हैं और इलेक्शन कमीशन के कानून के अनुसार क्या उन्हें स्पीड पोस्ट, फॉर्म 7 या बीएलओ के माध्यम से सुनवाई का मौका दिया गया। भाजपा ने दोनों उपचुनाव भी इन्हीं फर्जी तरीकों से जीते हैं। बीजेपी इलेक्शन कमीशन की मदद से नागरिकों के मतदान करने के मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर सही वोट काटकर और फर्जी वोटर के नाम मतदाता लिस्ट में जोड़कर यह सब गड़बड़ कर रही है। कांग्रेस उत्तराखंड सहित पूरे देश में इस मुहिम को चला रही है और किसी भी हाल में वोट चोरी नहीं होने देगी। करण माहरा का कहना है कि वे जल्द ही केदारनाथ उपचुनाव में हुई गड़बड़ियों का भी खुलासा करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूं। हमारे साथ डॉक्टर प्रतिमा सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से जुड़ गई हैं। प्रतिमा जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ सत्यवीर चौहान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं। सत्यवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और शुरुआत सत्यवीर जी आपके साथ, क्योंकि ये आरोप अब सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है, इसका जो पूरे जड़ें हैं वो देश भर में फैला रहा है विपक्ष, और ये कह रहा है उत्तराखंड में भी आप लोगों ने वोट चोरी की है चुनाव आयोग के साथ मिलकर। क्या जवाब आप लोग के पास? स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की जो लगातार एक मानसिकता थी वो जनता के सामने आ रही है कि जिस प्रकार से जनता को गुमराह करना और उनके लिए किसी भी प्रकार के जन सरोकारों से कोई भी कार्य धरातल पर न उतारना, जब जब सरकारें होती है। 3 राज्यों में सरकारें, इनकी बुरी उनकी दुर्दशा देखिए कितनी बुरी है। ना वहां पर पेंशन के लिए पैसा है, ना तनख्वाह के लिए पैसा है, ना लोगों की नई योजनाओं बनाने के लिए पैसा है। यहाँ तक कि एक इनके मुख्यमंत्री सुक्खू है, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश में हमसे लगता हो प्रदेश में, वहां पर वो कह रहे कि मेरे पास तो तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, मैं नए रोजगार तो कहां से लाऊंगा। जहाँ तक ये इलेक्शन कमीशन का सवाल है, इलेक्शन कमीशन छोड़िए, आप जितनी भी संस्थाएं हैं उनको किस प्रकार से इन्होंने बदनाम करने का काम किया, हर बार कहीं ना कहीं किसी तरीके से, और हर बार मुंह की इनको खानी पड़ी है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, पिछले 11 वर्षों में कितने मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं, हर बार मुंह की खानी पड़ी है इन्हें। और उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में तो मैं बताना चाहता हूँ, ये हमेशा जो कांग्रेस पैरोकार रही है, कौन से वोटों की पैरोकार रही है? बांग्लादेशी अवैध घुसपैठी, रोहिंग्या, और खास करके मैं बता देना चाहता हूँ, जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ, चरगाता विधानसभा क्षेत्र से, जनजातीय क्षेत्र है। वहां पर केवल जनजातीय मूल के जो लोग हैं उन्हीं को ही वहां के जो संसाधन है उस पर उनका अधिकार है। वहां पर ना कोई बांग्लादेशी आ सकता है, ना कोई जिहादी आ सकता है, ना कोई अलगाववादी आ सकता है, ना कोई मुस्लिम वहां आ सकता है। इस प्रकार के कोई भी तत्व वहां पर नहीं आ सकते। अगर किसकी शहर में वहां पर लगातार ये काम हो रहा है, मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूँ, वहां के स्थानीय विधायक के शहर के तौर पर हो रहा है। वहां पर जिस प्रकार से अवैध रूप से बाहर से आके जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो खासकर वहां पे आके जमीनों का अतिक्रमण कर रहे हैं, जो लगातार वहां पर उनके फर्जी वोटर। सत्यवीर जी, उत्तराखंड के लिए क्या जवाब है आपके पास? जनता विरोध कर रही है। उत्तराखंड के लिए क्या जवाब है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में भी आप लोगों ने वोट चोरी की है। मैं स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, जिन्होंने जनता के बीच में अपनी जमीनी आधार खो दिया है, उनको अब इस बहाने के अलावा और कोई दूसरा बहाना नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं कि हम पैरोकार नहीं है बांग्लादेशी घुसपैठियों के, हम पैरोकार नहीं है रोहिंग्याओं के, हम पैरोकार नहीं है अवैध रूप से जनजातीय क्षेत्र में जाके लोगों को बसाया जा रहा हो, खास करके मुस्लिम लोगों को जब वहां पर बसाया जा रहा हो। हमने कई प्रमाण दिए हैं, मगर विधायक की वहां पर स्थानीय विधायक प्रीतम सिंह की चूं भी नहीं निकली है कि क्योंकि वो उनका अपना वोट बैंक बनाना चाह रहे हो।
ठीक है प्रतिमा जी आपके पास आ रही हूँ क्योंकि सत्यवीर जी का ये कहना है कि ये सिर्फ इसलिए आप लोग आरोप लगा रहे हैं क्योंकि अब आप लोग का जनाधार बचा नहीं है। अब पहले इनको शांत हो जाने दीजिए फिर बोलूंगी ना। आपकी ऑडियो ब्रेक हो रही थी इसलिए सत्यवीर जी मैं प्रतिमा जी का रुख कर रही हूँ, आपकी बात नहीं पूरी होने दी। मैं लौटती हूँ आपके पास। जी प्रतिमा जी। देखिए कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और ये स्थिति आज भारतीय जनता पार्टी की है। और बड़ी शर्म की बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता इस मंच पे बैठ के इतनी घटिया बात कर रहे हैं कि जो है मुसलमानों को बसाने का कार्य कांग्रेस पार्टी कर रही है, रोहिंग्यास को बसाने का कार्य कर रही है, बांग्लादेशियों को बसाने का कार्य कर रही है। अरे भाई साहब, रोहिंग्यास और बांग्लादेशियों की बात छोड़ दीजिए, अगर आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं या दलितों की बात कर रहे हैं या किसी भी धर्म और जाति की बात कर रहे हैं तो आप संविधान थोड़ा पढ़ लीजिए। संविधान ये अधिकार देता है हर व्यक्ति को कि वो किसी भी क्षेत्र में जाकर के किसी भी प्रदेश में जाकर के रह सकता है। बीच में नहीं सत्यवीर जी, बीच में नहीं। बदतमीज आदमी है। नहीं प्रतिमा जी प्लीज बिहेव। ठीक है आप बीच में बोलेंगे तो मैं ठीक है, मैं हूँ रोकने के लिए। प्लीज इस तरीके के शब्दों का प्रयोग ना करें, मैं रोकने के लिए हूँ यहाँ पर। ठीक है सत्यवीर जी पहले उन्हें बोलने दीजिए, पूरा करने दीजिए, फिर आ रही हूँ आपके पास। आप एक गंवार व्यक्ति है। ठीक है, ओपनिंग रिमार्क इंटरप्ट नहीं करते। आपको ज्ञान की कमी है। और सुनिए, और कुछ सुनना आपको ज्ञान की कमी है। आप बदतमीज हैं, आप इलिटरेट हैं, आप गंवार हैं। और कुछ ठीक है प्रतिमा जी प्लीज गली पर बैठकर हम लोग कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, टेलीविजन पर बैठे हैं, उसकी गरिमा रखिए। इसी प्रकार के सब जो प्रधानमंत्री की इज्जत तय कर सकते जिस पार्टी का लेकिन मैंने किया नहीं क्योंकि मेरे संस्कारों ने अलाउ नहीं किया। सत्यवीर जी जब आपसे सवाल पूछा जाए कृपया करके तभी बोलें। पहली बार चर्चा में तो नहीं बैठे होंगे आप, मुझे ऐसा लगता है। प्रतिमा जी प्लीज, ये किस तरीके के शब्दों का आप प्रयोग कर रही हैं? मनुष्य भौंकता कि कुत्ता भौंकता है। सत्यवीर जी ठीक है, इतना पर्सनल होने की वैसे जरूरत थी नहीं यहाँ पर, इतना ज्यादा पर्सनल होने की जरूरत थी नहीं यहाँ पर। सत्यवीर जी यहाँ पर आप अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने आए क्या? अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने आए आप? एक मिनट प्रतिमा जी रुकिए, एक मिनट रुकिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे चर्चा होती है क्या? सत्यवीर जी अब मैं ये समझूं कि आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है सत्यवीर जी, तभी इधर उधर की बातें कर रहे हैं आप। ठीक है, पढ़ लीजिए पहले जो अपनी रटी रटाई स्क्रिप्ट है आपकी, फिर बोलती हूँ मैं। पढ़ लीजिए आप रटी रटाई अपनी स्क्रिप्ट। ठीक है, अब आप बताएंगे किसको भेजा करिए किसको ना भेजा करिए। एक मिनट पहले तो आप चुप होइए सत्यवीर जी। इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रही है। अरे यहाँ पर मैं बैठी हूँ ना, उसके लिए यहाँ पर मैं बैठी हूँ ना, आप सिर्फ मुद्दे की बात कीजिए। क्यों बार बार आप ओपनिंग रिमार्क में भी उनको इंटरप्ट कर रहे हैं? पहली बार बैठे हैं क्या चर्चा में? नहीं उनसे पूछे नहीं, पहले मुझे ये बताइए, पहली बार बैठे हैं चर्चा में? नहीं पता कैसे होती है चर्चा? तो पहले रुकिए, फुल स्टॉप ही नहीं लगा रहे आप। अगर रोहिंग्या वहाँ पे आके बसता है, वहाँ घुसपैठी आके बसते हैं, हमने तमाम दो दिए हैं उनको। तो उनको पूरा करने दीजिए, उसके बाद आप काउंटर कीजिए, मैं आपको मौका दूंगी। हमारे क्षेत्रों का अतिक्रमण किया जाएगा, हम आवाज नहीं उठाएंगे क्या? ठीक है, तो अपनी बारी आने का इंतजार कीजिए कृपा करके। महोदय आपको पता होगा कैसे होती है चर्चा, अगर नहीं पता है तो थोड़ा टीवी लगा के देखा करिए। ठीक है, अब पहले उनको बोलने दीजिए, पूरा करने दीजिए, फिर आप बोलेंगे। इनसे क्षमा मांगिए, पहले आप उनको पूरा बोलने दीजिए, फिर आप बोलेंगे। नहीं उनसे क्षमा मांगिए उन शब्दों के लिए आप। बिल्कुल मैं मांगूंगी, लेकिन अगर आप चुप होंगे तब। ठीक है, और मुझे ऐसे लोगों से आप देखिए दोबारा इस प्रकार के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, इनको बोलने का अधिकार ठीक है, आपको अधिकार देते हो क्या? उसके लिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन कृपा करके आप चुप होइए पहले। प्रतिमा जी सीधा मुद्दे पर आते हैं। इधर उधर की बातें पसंद नहीं है मेरे को भी, और दर्शकों को भी नहीं पसंद आ रही होगी शायद।
सीधा मुद्दे पर रहिए और ये बताइए कि आखिर आप लोग को क्यों, आप लोग सो कर इतना जागते हैं कि भाई चुनाव होने के इतने समय बाद आप लोग को लगता है कि गड़बड़ियां हो रही हैं, जब वक्त होता है तब सवाल क्यों नहीं उठते? इमरजेंसी लगाने वाले लोग, ठीक है करने वाले लोग, किसानों को प्रतिमा जी, प्रतिमा जी आप बोलिए, आप बोलिए, आपकी आवाज और आपके, मुझे ऐसा लगता है आपकी आवाज और आपके तथ्य। इनको ये नहीं पता है कि सत्यवीर जी किस प्रकार के शब्दों का चयन करना चाहिए। बहुत फायदा उठा रहे हैं आपकी, मैं आपकी ऑडियो डाउन नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, इसका बहुत फायदा आपने उठा लिया है। आप थोड़ी देर आप सब्र कीजिए, मैं एक सवाल कर रही हूँ उनसे, पहले मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं उनसे सवाल कर रही हूँ, उसका जवाब देने दीजिए, फिर मैं माफी के लिए बोलती हूँ। चलिए प्रतिमा जी, मेरा सवाल आपने सुन ही लिया होगा, अब आप बोलिए। जवाब दीजिए, ऐसा नहीं होता है। बोलिए प्रतिमा जी, आप बोलिए। हमेशा इस महिला का इसी प्रकार का रुख रहता है, जितने भी इनके अंदर अवगुण है वो सारे अवगुण निकालती है, सारे अवगुण यहाँ निकालती है, सारे अवगुण यहाँ निकालती है, सारे अवगुण यहाँ के निकालती है। राहुल गांधी को सिखाता है, राहुल गांधी सिखाता है, वो यहाँ के निकालती है, सारे अवगुण यहाँ के निकालती है और यही निकाल रही है। अरे हमें बस बताइए कि हम कहाँ से आए हैं, हम उस यात्रा को चल के आए जहाँ पे कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई थी। ठीक है, चलिए छोटे नियत से बच्चों का कत्ल किया गया। ठीक है, उम्मीद है ये कह रहा है सत्ता पक्ष कि आप लोग सोकर जाग रहे हैं, जब आप लोग को आवाज उठानी चाहिए तब नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि अब बिहार में ये मुद्दा उठा है तो अब आप लोग उत्तराखंड में भी ये मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो कि हम सोकर नहीं जानते और बिना तथ्यों के हमारी पार्टी में कोई भी बात नहीं चलता। तो राहुल गांधी जी ने एक पूरा, आपको याद है, बैंगलोर सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका जो है पूरा का पूरा डेटा कलेक्ट करवाया आरटीआई से, रिपोर्ट्स मंगाई, पूरा डिटेल किया, 6 महीने तक उस पर इंक्वायरी हुई, एक एक वोटर से जाके बात की गई, एक एक एड्रेस पे जाकर के छानबीन की गई, उसके बाद जो डेटा तैयार हुआ उस डेटा को लेकर के एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जो कार्य है वो राहुल गांधी जी ने किया। अब उसके बाद भी जो है बात आगे बढ़ेगी ना, हम तो तथ्यों पे बात करते हैं, हम कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हम ऐसे बिना अनर्गल बयानबाजी करने पे भरोसा नहीं करते। तो दे रहा है का क्या मतलब है? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जब आप लोकतंत्र की हत्या करने का कार्य करेंगे तो हम सबूतों के साथ आपके सामने आए हैं कि आप वोट चोरी करने का कार्य कर रहे हैं और यही आपने उत्तराखंड में भी किया, उत्तराखंड में आपने निगम चुनाव में भी यही किया, केदारनाथ में भी यही करने का कार्य किया, उसका भी सबूतों के साथ परसों अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है माननीय सदस्य सप्पल जी ने इस बात की पुष्टि की और आगे और भी जो डिटेल्स डेटा आएगा उसके साथ हम आगे और भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को जागरूक करने का कार्य करेंगे। अब आप समझिए, ये जो जनता है ये भी समझ रही है कि जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वोट चोर गलती चोर, वो एकदम सही है। और वोट अधिकार यात्रा जो बिहार में निकली, आपने उसमें देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनमानस ने इतनी बड़ी संख्या में उसमें अपनी भागीदारी निभाई, ये दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सच है वो सबके समक्ष आ चुका है। 400 पार 400 पार 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी जब 240 के आगे सिमट जाती है तब उन्हें पता चलता है कि ये जो वोट चोरी का जो खेल धीरे धीरे हम कर रहे थे उसको अचानक इस तरीके से बढ़ाना है। और यही गलती उन्होंने महाराष्ट्र में करने की कार्य किया। महाराष्ट्र में कोई भी मीडिया हाउस से लेकर के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, चाहे वो यूट्यूब पर हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति ये कह रहा था कि महागठबंधन की जो सरकार है वो महाराष्ट्र में बनेगी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि हमारी सरकार नहीं बनती। और वहां भी आपने देखा 40 लाख से ज्यादा जो वोटर्स थे उसमें उस पर धांधली करने का कार्य जो है सरकार ने किया। और बड़ी दुख की बात यह है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनपे जनता के विश्वास को कायम रखने की जिम्मेदारी है, वो इस तरीके से उस जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और सरकार का एजेंट बनके उसकी पीठ बनके कार्य कर रहे हैं। वो है इलेक्शन कमीशन तो जब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हमने आरटीआई में रिप्लाई मांगे तो आप ये मानिए कि 4000 से ज्यादा आरटीआई में सिर्फ 140 आरटीआई की रिप्लाई होने की, वो भी गोल गोल करके। तो ये दर्शा रहा है कि सरकार को बचाने की जो साजिश है वो जो है आप संवैधानिक संस्थाएं भी कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही है और नेक्स्ट, जैसा कि सप्पल जी ने कहा था कि नेक्स्ट हियरिंग में हम उत्तराखंड का जो डेटा है वो भी
कोर्ट में पेश करने का जब कार्य करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी हम सो के नहीं जाते, हम जनता के बीच है, जनता के लिए। ठीक है, उनके पास, आपके पास तथ्य हैं। सत्यवीर चौहान जी हमारे पास जुड़े हुए हैं। सत्यवीर जी, क्योंकि ये अब विपक्ष इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगा और विपक्ष का ये कहना है कि उनके पास तथ्य मौजूद हैं, यानी कि आपकी जो भी स्क्रिप्ट है वो अब विपक्ष के हाथ लग चुकी है, विपक्ष ये मानकर चल रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट कब नहीं गए हमारे कामों के खिलाफ? ये किसी संस्था के बिना खिलाफ ये कब नहीं गए 11 वर्षों में? ये तो लगातार गए हैं। इसमें किसी प्रकार की दो राय, इसमें तो किसी से छुपा हुआ नहीं है, मगर हर बार इन्हें मुंह की खानी पड़ी सुप्रीम कोर्ट में। और जहां तक चुनाव आयोग का सवाल है, चुनाव आयोग को बदनाम करने का काम किसने किया और चुनाव बूथ कैप्चरिंग के काम किसने किए? यहाँ तक कि इस देश में आपातकाल क्यों लगा? आपातकाल करने का क्या कारण क्या था? क्या बताएगी कांग्रेस? कभी उसके लिए माफी मांगेगी कि कांग्रेस? इस देश में आपातकाल क्यों लगता है? जब अवैध रूप से जब वोटों का सृजन इंदिरा गांधी ने किया, बूथ कैप्चरिंग करी, उसके बाद हाई कोर्ट ने किस प्रकार से निर्णय लिया? उस हाई कोर्ट का सम्मान न करते हुए उनके चुनाव को निरस्त किया जाता है, अवैध किया जाता है, और उसके बाद पूरे देश को आपातकाल में झोंक दिया गया। आप तो प्रेस और मीडिया से हो, किस प्रकार से सेंसरशिप लगाएगी पहली बात देश के अंदर? किस प्रकार से जो इंदिरा गांधी के ऑफिस से निकलता था वो अखबारों में छपता था? सारे राजनेताओं को जेल के अंदर बंद कर दिया, सबको बंद कर दिया। और किस प्रकार के प्रश्न खड़े किए थे उस समय सुप्रीम माननीय हाईकोर्ट ने? और आज बात करते हैं चुनाव आयोग को। ऐसा नहीं है, इन्होंने तमाम वो संस्थाओं को इन्होंने बदनाम करने का काम किया। अगर मैं एक विषय के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारे जो इसरो के जो साइंटिस्ट थे नवीन नारायण जी, उनके ऊपर 9 साल, कितने साल तक वो वर्षों तक जेल के अंदर रहे, एक भी उनके ऊपर चार्जशीट फाइल में एक भी आरोप उन पर सत्य नहीं पाया गया। और आज जिन लोगों का उसमें हाथ था, भारत आज उस समय क्रायोजेनिक इंजन बना रहा था, अपने सैटेलाइट, अपने जितने भी आकाशीय जितने भी प्रयोग होने थे, जितने भी काम होने थे, वो सब पे प्रतिबंध लगा। किसकी शय में? विदेशी ताकतों की शय में इन्होंने उसको हमारे साइंटिस्टों को बदनाम करने का काम किया। होते हैं उसके पीछे पूरा का पूरा हाथ था कांग्रेस का। कांग्रेस की सरकार पूरी लगी हुई उसके पीछे। देश की शक्ति को कम करने का काम किया इन्होंने, देश की प्रगति को रोकने का काम किया इन्होंने। आज जिस प्रकार दोबारा से जब भारत सशक्त होकर आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। संविधान के दायरे में लगा, इनको पता नहीं है संविधान में भी निहित है कि तीन ऐसे सिचुएशन में आ सकती है देश के सामने जब हम आपातकाल लगा सकते हैं। और इंदिरा जी ने बड़ा ब्रेव स्टेप किया था उस वक्त जब आपातकाल लगाया, लेकिन इनके कुछ के संगी नेता जयप्रकाश नारायण और अन्य लोग, आपको उस वक्त याद है कि पूरा विश्व जो है 2 गुटों में बटा हुआ था। ये एक गुट के साथ मिलकर जो है देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। बाहरी ताकतें चाहती थी कि इंदिरा जी की जो सरकार है वो जो है गिर जाए और वहां पर वो अपनी कठपुतली सरकार को उठाने का कार्य करे। और जयप्रकाश नारायण जी ने रामलीला मैदान पूरे मंच से देशवासियों से और लोगों से, सेना तक से अपील की थी कि वो इंदिरा जी की और सरकार की किसी भी आदेश का पालन ना करे। सिविल वॉर की स्थिति क्रिएट करने का कार्य जयप्रकाश नारायण ने उस वक्त किया था अपने लोगों के साथ मिलकर और बाहरी ताकतों के साथ मिलकर। उन ताकतों को हराने के लिए इंदिरा गांधी जी ने बहुत स्टेप उठाना पड़ा उनको, आपातकाल लगाना पड़ा। और आपातकाल भी संविधान के दायरे में था, ये पता नहीं है तो ये पढ़ ले जा करके। और आपातकाल के बाद बिल्कुल अगर राहुल जी ने ये कहा, आपको याद है राहुल जी ने ये कहा अपने एक बार अपने वक्तव्य में कि उस वक्त के लिए इसलिए माफ किया क्योंकि लगा वो सही था, लेकिन इसके एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं तब तक इस प्रकार के कांग्रेस के पेट में मरोड़े होंगे, ये स्वाभाविक है। ठीक है, भारत मजबूत हो रहा है, भारत अब मजबूत हो रहा है। प्रतिमा जी, ठीक है, आपातकाल पर ये चर्चा नहीं है। ठीक है, आपातकाल पर ये चर्चा है ही नहीं। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि भाई आप लोग बौखला रहे हैं क्योंकि भारत आगे बढ़ रहा है और ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा है आप लोग के। देखिए, भारत आगे बढ़ा कहाँ? भारत आगे बढ़ा, भारत तो आगे बढ़ा नेहरू जी के वक्त, भारत तो आगे बढ़ा इंदिरा जी के वक्त, भारत तो आगे बढ़ा राजीव जी के वक्त, भारत तो आगे बढ़ा मनमोहन सिंह जी के वक्त। आज भारत कहाँ आगे बढ़ रहा है? हमारे देश की संप्रभुता को ठगने का कार्य, उसको छलने का कार्य जो है यूएस के प्रेसिडेंट बैठे बैठे कैद कर देते हैं, उसके बावजूद भी हम उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए बैठे हैं। यूएस से आप तेल, यूएस से आप सोवियत से आप रशिया से आप तेल मंगाते हैं कच्चा तेल सस्ते दामों में, उसका फायदा किसको हो रहा है? आज हमें और आपको महंगा तेल
ठीक है, फिलहाल ये जो वोट चोरी के आरोप है वो हवाई है या उसमें कोई दम है? अब जब आप लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा ही रहे हैं तो तय हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पक्ष विपक्ष में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।